बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सब की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सपोर्ट सिस्टम हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एट टाइम्स हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वेल विशर्स होते हैं और जो हम करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में एकम्प्लिश करना चाहते हैं उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके दोस्त होते हैं, आपका सोशल सर्कल होता है, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं और आपने कोई एम्स हैं, आपके कोई टारगेट्स हैं, वो आपको हर वक्त जो है मोटिवेट कर रहे होते हैं कि येस यू कैन अचीव दिस, येस यू कैन डू दिस। सो ऑब्वियसली ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो तो वन हैज़ टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, वन हैज़ टू बी वेरी मच फियरलेस, करेजियस एंड ब्यूटिफुल। और फिर आपने बिलीव ये करना है कि येस एनीथिंग इन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड आई एम ऑल एबल टू अचीव एवरीथिंग। सो ये वाला जो है माइंडसेट होना चाहिए और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपके साथ एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो जो आपके हर मामले में आपको सपोर्ट करे और मशवरा दे और वेल विशर बनकर आपको मशवरा दे। सो विद दिस मैसेज नाउ वी हैव टू मूव अहेड। और शहर लाहौर का मौसम जनाब, कल की बारिश ने हुई तो बूंदाबांदी थी लेकिन मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो गया एंड नाउ वी कैन से कि जाती सर्दी जो है वो लौट आई है। बिकॉज रात को मौसम इट वॉज ऑसम एक्चुअली और अभी सुबह के औकात में भी मौसम बहुत अच्छा था। राइट नाउ इट्स 19 डिग्री सेल्सियस इन लाहौर। बट आज शेर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा? सो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ महबूब अली, बताइएगा कैसा रहेगा आज, कल और आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम? अच्छा, बिल्कुल बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है वो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि आज और कल जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है जबकि आज बादलों के डेरे भी जो है वो लाहौर शहर में रहेंगे। इस वक्त जो है वो सूरज मियाँ आंखें दिखा रहे हैं लेकिन ठंडी ठंडी हवाओं ने जो है वो मौसम खासा खुशगवार बना दिया है जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। जबकि मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि रात के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा जबकि आइंदा 3 से 4 रोज़ के बाद जो है वो लाहौर शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। लेकिन 2 रोज़ आज और कल जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आज और कल बारिश जो है वो बरस सकती है। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब अली, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और क्विकली आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। US डॉलर 266.4 में होगा, मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ यूरो की अगर हम बात करें 279.3 में आपको मिलेगा। हम ये बात कर रहे हैं ओपन मार्केट की, अभी जो हम रेट्स आपके साथ शेयर करें। ब्रिटिश पाउंड 318 रुपीज़, UAE दिरहम 74.8, सऊदी रियाल 70.5, कुवैती दिनार 856.02, कैनेडियन डॉलर 195 रुपीज़, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 176.9 और ओमानी रियाल 683 रुपीज़। इसके साथ साथ जापानीज़ येन 2.11 और इसके साथ साथ मलेशियन रिंगिट जो है वो 58.8 और कतरी रियाल 72.17 में आज आपको मिल सकेगा। इसी के साथ साथ फ्रूट रेट्स आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। सेब आपको मिलेगा 280 रुपीज़ पर केजी। खजूर की जब हम बात करते हैं तो इट्स 455 रुपीज़ पर केजी। अमरूद 100 रुपीज़ पर केजी। अनार 620 रुपीज़ पर केजी। केला 265
₹5 पर दर्जन और पपीता ₹200 पर केजी। वेजिटेबल रेट्स की अगर हम बात करें तो अदरक 590 में आपको मिलेगा, आलू जो है ₹35 पर केजी, सब्ज मिर्च ₹82 पर केजी, मूली ₹28 पर केजी, प्याज 128, गाजर 43, टमाटर ₹44 पर केजी, गोभी ₹23 पर केजी एंड शलजम ₹26 पर केजी के हिसाब से आज आपको मिल सकेगा। अच्छा, इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे मजीद शो में और टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाड़ियों में फ्यूल भरने के लिए एक रोबोटिक आर्म इसको तैयार किया गया है और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था और अभी होपफुली इसी साल जो है इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा मार्केट में। और ये जो रोबोटिक आर्म है ये खुदकार निज़ाम के तहत चलने वाला है, जिससे जितनी भी गाड़ियाँ फ्यूल स्टेशन आएंगी उनको ये रोबोटिक आर्म जो है वो इनमें फ्यूलिंग किया करेगा, इनकी मतलब इनमें फ्यूल भरा करेगा। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में देयर इज़ ओनली वन कंट्री जो ऑलरेडी इस सिस्टम पर काम कर रही है और वो है फिनलैंड, जहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशंस पर रोबोट्स मिलेंगे और वहाँ पर किसी इंसान को अपनी मदद आप नहीं करनी पड़ती या कोई आपका हेल्पर वहाँ पर मौजूद नहीं होता, कोई स्टेशन मैन मौजूद नहीं होता जो आपको हेल्प आउट करेगा। सो फिनलैंड के बाद डेनमार्क इज़ गोइंग टू बी द सेकंड कंट्री जहाँ पर खुदकार निज़ाम के तहत एक रोबोटिक आर्म तैयार किया गया है जो कि गाड़ियों में फ्यूल भरा करेगा। सो ये थी हमारी पहली टॉप स्टोरी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और भारतीय बिजनेसमैन ने अपनी रोल्स रॉयस जो है इसको एक लग्जरी टैक्सी में कन्वर्ट किया है और ये जो बिजनेसमैन है ही बिलोंग्स टू द स्टेट केरला और इसके पास एक्चुअली ये बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली अमीर ही होगा। इसके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिसमें रोल्स रॉयस भी है, जिसमें मर्सिडीज बेंज भी है, जिसमें रेंज रोवर भी है और मल्टीपल इस तरह की गाड़ियां हैं। सो उसने एक मुनफरद काम सर अंजाम दिया और उसने कहा कि मैं अपनी रोल्स रॉयस को एक लग्जरी टैक्सी में तब्दील करता हूं और उसके बाद ये जो है सर्विसेज आम लोगों को देगी और लोगों को अगर शादी ब्याह के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ी सो वो इससे रेंट पे गाड़ी ले सकते हैं। सो राइट नाउ इसका जो रेंट है इट्स 25,000 रुपीज़। अगर हम INR की बात करें, इंडियन रुपी की बात करें तो इसमें इसकी कीमत 25,000 रुपीज़ है और इस वक्त ये जो बिजनेसमैन है वो मतलब अगर पूरे भारतीय मीडिया की अगर हम बात करें तो उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके चर्चे हैं एंड एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग दिस बिजनेसमैन के इसने अपनी रोल्स रॉयस जैसी जो गाड़ी है उसको कन्वर्ट कर लिया है काम टैक्सी में। सो नॉट आर्म टैक्सी बट एक्चुअली अ टैक्सी विद लग्जरी फैसिलिटीज़। इसी के साथ हम मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनाब अगली स्टोरी की और एक घर में अपनी 8 बीवियों के साथ खुश रहने वाला दुनिया का पहला शौहर आप मैं तो कहती हूँ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो लोग एक बीवी के साथ खुश नहीं रहते, 2 बीवियाँ और तब भी खुश नहीं रहते, 2 तो चलें बहुत बड़ी बात है, एक के साथ भी नहीं गुजारा हो रहा होता। और ये जो आदमी है ये 8 ख़वातीन के साथ मतलब जिसकी बीवियां हैं उनके साथ खुशी के साथ रह रहा है और इसकी बीवियां भी माशाल्लाह ऐसी हैं कि वो इसकी तारीफ़ करते थकती नहीं हैं। बेसिकली दिस मैन एक्चुअली बिलोंग्स टू थाईलैंड और ये वहाँ पर एक टैटू आर्टिस्ट है और फिर जब इसका इंटरव्यू किया गया तो इसकी बीवियों ने, इसकी 8 बीवियों ने इसकी तारीफ़ों के अच्छे खासे पुल बांध दिए। सो ऐसा भी होता है इस दुनिया में, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हाइलाइट्स और मजीद टॉपिक्स शो का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में आपको खुश आमदीद। और अभी हम बात करेंगे बेसिकली एस्थमा पर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड दमा इन उर्दू। दमे की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली दमे में होता क्या है कि जो सांस की नालियां हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं और सांस लेने में बेसिकली दुश्वारी का सामना होता है। टाइम्स सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब नहीं होती, बट देयर आर सम ट्रिगर्स टू द एस्थमा जिसकी वजह से आपके जो प्रॉब्लम है, ये कंडीशन जो है वो इंटेंसिफाई कर जाती है और फिर अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसको बहुत से कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। सो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या कोई है और अगर है तो वो क्या हो सकता है, पेशेंट को किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एस्थमा पर हम अभी बात करेंगे। हमेशा में ज्वाइन कर चुके हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अयूब बेग साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी एस्थमा को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें कि एस्थमा बेसिकली है क्या और
कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं टू कैच दिस टाइप ऑफ कंडीशन और द डिजीज़? जी थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एस्थमा या दमा जो है ये ऐसी सांस की बीमारी है जिसमें सांस की नालियों के अंदर सोज पड़ जाती है और उस सोज की वजह से सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। अब वो सोज क्यों पड़ती है, उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों का जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ओवर एक्टिव होता है, और वो हर जो हमारे सांस के नाली में आने वाली चीज़ को ये समझता है कि शायद ये जर्म है, जरासीम है या बॉडी के लिए नुकसानदेह है, और उसकी वजह से वो ओवर एक्टिव होने की वजह से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या आप कह लें सांस की नालियों में सोज पड़ जाती है, सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं। तो ये बेसिकली दमे की बीमारी है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपकी क़ुव्वत मदाफ़त इजाफ़ी या बिला वजह जो है वो कुछ ट्रिगर्स के अगेंस्ट या कुछ चीज़ों के अगेंस्ट उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ एलर्जी और इट्स एक्चुअली द वन विद एलर्जी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर मैं इसको सांस की नालियों की एलर्जी कहूँ तो ये बहुत बेहतर है कि सांस की नालियों की एलर्जी है। अब इसके अंदर ये है कि ये सांस की नालियों की एलर्जी जो है पहले नाक से शुरू होती है। पहले मरीज़ को छींकें आती हैं या जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती है। शुरू में मरीज़ को सिर्फ ये छींकें आती हैं, 2 साल 3 साल 4 साल ये बीमारी रहती है, और उसके बाद में उसको सांस की नालियों की एलर्जी या दमा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो बहुत सी बीमारियां, जैसे जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो उसके मतलब लाइक बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जीन्स में डायबिटीज़ चल रही होती है या वो ओबीस होते हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। इसमें कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रोन होता है, वल्नरेबल होता है टू कैच एस्थमा? देखिए किसी हद तक जो है वो बीमारी जो है ना, ये कुछ लोगों में ये कोई शक नहीं है कि ये जेनेटिक होती है, या आप इसे कह लें कि वो उनमें मौरूसी होती है या उनमें ये बीमारी होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनमें वो मौरूसी नहीं होती, लेकिन हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी जो है ना उनमें हो जाती है। और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाँ, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें देखें, ये आम तौर पे जो हमें जो ये एलर्जी होती है वो होती है हाउस डस्ट माइट्स। ऐसे बारीक कीड़े होते हैं जो कि आँख से नज़र नहीं आते। वो पुरानी मट्टी या वो ऐसी किताबें जो कि कई साल से बंद हैं, या जो हमारा कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, उसके अंदर होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, और जब हम उनको एक्सपोज होते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो है ये एलर्जी या दमे का प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा जो आपका स्मोग है या आपके फिजा के अंदर। सर, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी बात करेंगे। वी हैव अ लाइव कॉलर राइट नाउ, मोहम्मद मुनीर। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, कैसे हैं आप और क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बेटा मैनू ना खांसी होंदे को 50 साल हो गए ने, कम सुखा मैनू शुरू तो खांसी हो गई है। 45 साल हुए मेरी शादी हुए, उस तो पहले की खांसी है। मैनू खांसी जाती नहीं एनिया दवाइयां खा छड़ियां ने, हुण सगों शुगर हो गई दवाइयां खा के। खांसी दमा है, मैनू दमे की शिकायत है। मैं इस्लामाबाद भी गया, उत्थे भी अपना एलर्जी सेंटर से, फिर और बड़े बड़े डॉक्टरों को मिले हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सकिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे या? जी, एक तो इनसे ये पूछेंगे क्या ये सिगरेट तो नहीं पीते या पहले पीते रहे हैं, और फिर ये इनका पेशा क्या है, काम क्या करते रहे? पहले पीते रहे हैं, अब नहीं पीते। बिल्कुल ठीक है, पहले पीते रहे। हाँ, तो ये अगर सिगरेट पीते रहे तो इनको असल में दमा नहीं है, बल्कि बीमारी उसे कहते हैं COPD कहते हैं, जिसमें सांस की नालियाँ धुएं की वजह से तंग हो जाती हैं। ठीक है। तो वो इनको ये COPD ये दमा नहीं है, ये लोग इसको आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो बहरहाल ये तो मसला है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या पहले पीते रहते हैं उनकी सांस की नाली तंग हो जाती है। अगर ये सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, सबसे पहला काम ये करें। ठीक है। और दूसरा काम ये करें कि ये जो है ना वो फ्लू जो है उसकी वैक्सीन लगवाएं। ठीक है। क्योंकि जो है ना फ्लू का वायरस जब इन्फेक्शन होती है उससे भी जो है ना हमारी सांस की नालियाँ जो है उनमें तंगी और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस आ जाता है। बाकी इसके अलावा जो है वो
ऐसी दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि जो हम सांस लें तो सांस के साथ अंदर जाती है, उसे हम इनहेलर कहते हैं। तो इनको चाहिए किसी अपना वो मुस्तनद डॉक्टर को, पल्मोनोलॉजिस्ट को चेक कराएं कि जो उनको वो दवाई लिखे, इनहेलर एडवाइस करे, जो कि सांस की नाली के अंदर जाए और सांस की नाली के अंदर जो इनके सोज है वो कम हो, तो फिर इनकी खांसी ठीक होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मोहम्मद मुनीर, एंड आई होप कि जो डॉक्टर साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। सो डॉक्टर साहब, यही बात अभी हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर बात कर रहे थे। आई डोंट वांट कि हमारी चीज़ें मिक्सअप हो, सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि वन इज़ द रीज़न स्मोक की वजह से। अभी हम ब्रेक के जब हम शो के दौरान, मतलब शो स्टार्ट होने से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जो घर में ख़वातीन झाड़ू देती हैं वो बाज़ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है। इसके साथ जो ख़वातीन डस्टिंग करती हैं, तो डस्टिंग करते हुए ख्याल करें कि वो कपड़ा गीला करके मिट्टी को साफ़ करें। डायरेक्ट जो है वो अगर कपड़ा झाड़ेंगी तो उससे भी ख़वातीन को जो है ना वो ये दमा का अटैक या एलर्जी का अटैक, सांस की नालियों का अटैक हो सकता है। फिर इसके अलावा जो हम जब डेंगू का या सीज़न आता है, मौसम आता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम खूब जो है वो स्प्रे शुरू कर देते हैं। तो वो स्प्रे का इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है और आमतौर पे हम कमरे में स्प्रे करके कमरा बंद कर लेते हैं, तो उससे उनको शदीद अटैक हो जाता है। जो हम वैसे घरों में मॉस्किटो किलर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं उनसे भी ये हो सकता है, एयर फ्रेशनर्स एट्सेट्रा। एयर फ्रेशनर शायद इतना नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे जो मच्छरों को मारने का केमिकल स्प्रे है ना, ये बहुत नुकसानदेह। मैं अपने तमाम मरीज़ों को मना करता हूँ कि वो किसी भी फॉर्म में किसी किस्म का स्प्रे इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह जो इलेक्ट्रिक किलर आते हैं, इंसेक्ट किलर, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आइए चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे एस्थमा पर, और डॉक्टर साहब हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स बता रहे थे जो कि हम ट्रिगर करते हैं एस्थमा को। सो डॉक्टर साहब, मैं यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहूँगी कि एक आपने एनवायरमेंटल फैक्टर बताया, मतलब यहाँ चलें ये भी एक फैक्टर है कि घर में झाड़ू दिया जा रहा है और आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सो वो डस्ट एलर्जी आपको होगी, लेकिन वो एकदम एस्थमा नहीं बनेगा, वो एक दिन 2 दिन। आप कितना अरसा ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसके बाद वो अल्टीमेटली एस्थमा की तरफ चला जाता है? देखिए, पहले इसमें जो चीज़ होती है वो होती है कि कुछ लोगों के अंदर, जिस तरह शुरू में बात की कि उनमें एस्थमा होने का इम्कान ज़्यादा होता है, ये इनके मौरूसियत में होता है, ये जीन्स में होता है। ठीक है। दूसरा, जब ऐसे लोग मुस्तकिल एक्सपोज होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट फैक्टर को, जिस पे हमने कहा कि मिसाल के तौर पे झाड़ू देना है या सफाई करना है, डस्टिंग करना है, तो ऐसे लोग जब कई साल एक्सपोज होते हैं तो उसके बाद में जाके उनके अंदर जो है वो पहले शुरू में बीमारी ऊपर नाक से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे सांस की नाली में पहुंचती है। ये नहीं होता कि एक दिन झाड़ू दे दी, एक दिन डस्टिंग कर दी तो उससे एस्थमा हो जाएगा, पहले से उनके अंदर मौजूद होता है। यानी वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल और सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो ये कैच कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अभी हम ब्रेक के दौरान भी मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी फ्रॉम माई फैमिली। सो उसमें मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल, द सीजनल जूसेस बट ठंडे थे और वो मौसम भी ठंडा था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो एस्थमा बना और आज तक वो क्योर नहीं हो सका। सो ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि बहुत ठंड पड़ी और आप बहुत ज़्यादा ठंडे फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें या बहुत ज़्यादा ठंडे जूसेस का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाए। ये जूसेस या कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से जो है ना वो होता ही है कि फ्लू का इम्कान बढ़ जाता है। हमारी जो है ना ये गले के अंदर जो है वो इसमें बाज़ का थोड़ी सी उससे इंजरी हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उसमें जरासीम अटैक कर जाते हैं। और जब वो जरासीम का या फ्लू का अटैक होता है तो उसके बाद में, क्योंकि फ्लू खुद बजाते खुद जो है वो एस्थमा के ट्रिगर में आता है, तो उससे उन लोगों के अंदर बार बार फ्लू होता है और वो उनका एस्थमा, जिस तरह आपने बयान किया, वो फिक्स हो जाता है या मुस्तकिल एस्थमा। अच्छा, मुझे पूरी सर्दियां जो है ना फ्लू बहुत रहा है, तो अभी तक वो वाला ठीक नहीं हुआ, यानी वो स्टीम लेके गरारे करके बेहतर हो जाता है, तो यानी इसकी भी इख्तियात करनी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है। इसलिए कि जो लोग एस्थमेटिक हैं, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं वो दमे के मरीज़ वो फ्लू की वैक्सीन अक्टूबर के महीने में लाजमी कराएं। और फिर जो स्मोक है, एक ये बराह रास्त मुतासिर करती है और दूसरा ये स्मोक होने की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन पे नहीं आती हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पे नहीं आती हैं और जरासीम नहीं मरते हैं, वायरस का सर्वाइवल बढ़ जाता है और ये फ्लू का बार बार अटैक चलता रहता है। एंड व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स
कि आपको हो कि अभी हम एस्थमा की तरफ जा रहे हैं, नाउ वी हैव टू देखिए, बी इसमें केयरफुल? यह है कि मरीज़ को जब वो कोई अपना कपड़ा झाड़े या कोई सफाई करे या घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो या बाज़ का कहका लगाने से, हंसने से अगर मरीज़ की सांस की नालियाँ तंग हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो उसमें अस्थमा होने का इम्कान है या अस्थमा की तरफ मरीज़ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि फूड पर भी हम बात करेंगे कि हाउ फूड इज़ रिलेटेड टू एस्थमा एंड उसके हवाले से हमने कितना कॉन्शियस रहना है, या फूड मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं अस्थमा के वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐसी अब तक कोई फूड नहीं है कि हम कहें कि जिसको खा के मरीज़ का अस्थमा कम हो जाएगा, ऐसी कोई फूड नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी फूड में एडिटिव यूज़ होते हैं जो कि ख़ास तौर पे पैक फूड होती है आपकी, जिसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। ऑलराइट। तो उनके खाने से जो है ना बाज़ मरीज़ों के अंदर वही फिर फ्लू इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, और जब वायरल इन्फेक्शन होगी तो उनमें दमा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एस्थमा? फिर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी गुजर रहे हैं सो वो उनको क्या करना चाहिए, किस मौसम में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और इस सब के साथ साथ इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? हाँ, देखिए जी, चूँकि ये बीमारी सांस की नालियों की बीमारी है तो लिहाजा हमें कोई ऐसी दवाई चाहिए जो बराह रास्त हमारी सांस की नाली में जाए। ठीक है। और वो दवाई है इन्हेलर। ठीक है। इन्हेलर का इस्तेमाल हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों में ये खौफ मौजूद है कि शायद मैंने अगर इन्हेलर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया तो ये सारी ज़िंदगी लग जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है और गलत तसव्वुर है। याद रखें तमाम मरीज़, मेरा मैसेज है कि सांस के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतरीन दवाई इन्हेलर है। ठीक है। फिर वो इन्हेलर दो किस्म के होते हैं। एक इन्हेलर हैं जो कि सिर्फ टेम्परेरी इलाज के लिए या टेम्परेरी आपको आराम देने के लिए होते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। दूसरे इन्हेलर ऐसे इन्हेलर हैं जो कि आपके इस मर्ज़ को कम कर देते हैं, बल्कि किसी हद तक ख़त्म होने में मदद देते हैं। ठीक है। उनको हम कहते हैं वो स्टीराइड इन्हेलर होते हैं। ठीक है, ये स्टीराइड इन्हेलर याद रखें, ये स्टीराइड खा नहीं रहे हैं बल्कि सांस की नाली में ले रहे हैं। वही इसका बेहतरीन इलाज है। मरीज़ उसको एक अरसे के लिए मुस्तकिल अगर इस्तेमाल करे तो इसकी बीमारी खासी हद तक कम हो सकती है, बल्कि ख़त्म भी हो सकती है अगर मरीज़ वक्त पे इसका इलाज करे। लेकिन अगर बीमारी बहुत एडवांस हो जाए, मरीज़ ने उसका इलाज नहीं किया है, तो फिर इसके इलाज पे थोड़ी मुश्किल पेश आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और परमानेंट इसका कोई इलाज है या आपको फिर इसके साथ सरवाइव करना पड़ेगा टिल योर लास्ट ब्रेथ? देखिए, इसमें बीमारी जो है ना इसकी, अब जो मैंने आपको अर्ज़ किया, इन्हेलर बड़े अच्छे इन्हेलर आ गए हैं और काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल करने में जो है वो मदद मिली है। तो अगर वक्त पे शुरू में आमतौर पे हमारी बीमारी जो है ना ये बचपन में होती है, यंग एज पे होती है, ओल्ड एज पे कम होती है। लेकिन ये ख़त्म हो सकती है या नहीं? आप तकरीबन देखिए होता ही है कि उसके आप जिस तरह आप नज़ला ज़ुकाम है आपका, वो सारी ज़िंदगी आप जब हैं तो नज़ला ज़ुकाम तो आपको होना ही है ना। इसी तरह जो है ना ये दमे का हल्का फुल्का अटैक आपको हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो है वो मसरूफियात में मुश्किल पेश आएगी। अस्थमा तकरीबन जो है वो आप ख़त्म भी हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है। आपने अस्थमा कंट्रोल रखना है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, वो उसको उस पॉइंट पर आने नहीं देना जहाँ से कोई वे बैक ना हो, आपने उस लेवल पर आने नहीं देना। अच्छा, जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर उन्होंने, ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हम सब हमेशा अस्थमा फ्री रहें और हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, सो व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव मेजर्स जिनको हम ऑप्ट करके वी कैन अवॉइड दिस डिजीज़? हाँ, सबसे पहला तो आपका एनवायरनमेंटल फैक्टर है। जब तक आपकी फ़िज़ा सांस लेने के लिए साफ़ हवा आपको नहीं मिलेगी, उस वक्त तक जो है ना आप सांस की नालियों से या सांस की या फेफड़े की बीमारियों से नहीं बच सकते हैं, और ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे WHO काम कर रहा है और ख़ास तौर पे ये हमारा पूरा खित्ता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें स्टडी हुई है कि लोगों की उम्रें उन्होंने कहा जी 8 से 10 साल कम हो गई हैं स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह बात फिर वही आ जाती है पाकिस्तान एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर एंड कराची, सो वी कैन नॉट अवॉइड द एनवायरमेंटल फैक्टर जो स्मोक है। लाहौर वाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड आज से 2 दिन पहले ये लाहौर के हालात थे। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यही फैक्टर है कि हमने अपनी फ़िज़ा को साफ़ करना है,
साफ हवा हमें चाहिए सांस लेने के लिए। बट उसके लिए हम वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं 20 सेकंड्स में इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि वी शुड यूज़ द मास्क। देखिए, मास्क अब हर वक्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्हेन वी आर आउट बड़ा मुश्किल है मास्क का तो इस्तेमाल। फिर डॉक्टर साहब क्या चीज़ें हैं बस ना? वो यही है कि हम इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे सब मिल के जो है ना इस फ़िज़ा को साफ़ करें, ताकि हम लोग साफ़ हवा में सांस ले सकें और फिर खाली दमा नहीं बल्कि तमाम सांस की बीमारियों से। और मेरे ख्याल में वैसे मास्क, चलें आप बाहर जब जा रहे हैं उस टाइम पर आप थोड़ी देर लगा लें, मतलब अगर आप इतना, और स्पेशली जब आप वॉल्ड सिटी अंदरून लाहौर वगैरह जा रहे हैं जहाँ पे इतनी पॉल्यूशन होती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आप मास्क से आपने वहाँ जाना भी लाजमी है, समहाउ आप कर सकते हैं। प्लस व्हेन यू आर कमिंग बैक टू योर होम, सो उसमें फिर आप अपने नाक को अच्छी तरह साफ करें, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि कोई बहुत थोड़ी हद तक, देखिए बहुत थोड़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी हद तक ये कर सकती हैं। लेकिन जो एक चीज़ ये है कि हम उसमें खुद बजाते खुद कंट्रीब्यूट ना करें, उस पोल्यूशन के हिस्सा ना बने। बिल्कुल उसका ठीक हिस्सा हो ना गया, बने। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम सबको डालना चाहिए कि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस, इतनी रैपिड एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और हमने स्मॉग और पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, सो ऑब्वियसली हम जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं और रोकथाम में मदद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम सबको करना चाहिए और अपनी हिफाजत भी खुद करनी है बाय यूजिंग द मास्क और अपने आप की हाइजीन का ख्याल रखकर। अभी शो में एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।